बहुत बहुत नमस्कार। आज जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 20 अगस्त। 20 अगस्त को सबकी नज़र टेलीविज़न स्क्रीन्स पे थी, न्यूज़ चैनल्स पे थी और जो लीगल फील्ड और ना सिर्फ लीगल फील्ड बल्कि पूरे देश की नज़र थी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय उस केस की सुनवाई कर रहा था जिसकी नज़र शायद पिछले 10 दिनों से पूरा देश जो है उस घटना के बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स रोड पे उतरे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता रेप केस यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात, जहाँ पे उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, सबको याद आ गई 2012 की निर्भया की। आप लोग हर जगह देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में अपील करे जाते हैं और कुछ मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट जो है खुद दखल अंदाजी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया कि किसी ने उससे कहा कि संज्ञान लीजिए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट रोहित पांडे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्स सेक्रेटरी भी हैं। सर, आप ही ने जो लेटर लिखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, आपने और एडवोकेट उज्जवल गौड़ जी ने, कि आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर करा। क्या आपने उस लेटर में लिखा था? और सबसे पहले तो यही कि आपने उस लेटर में क्या लिखा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में? हमने और उज्जवल गौड़ ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 16 तारीख को। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। एक ऐसा मामला है कि ऐसा लग रहा था कि एक बच्ची के साथ, एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और ब्रूटल मर्डर हुआ और पूरी पूरी हिंदुस्तान ने ये देखा और जो जन आक्रोश और जो जन आंदोलन देखने को मिल रहा है उसको देख करके पीड़ा हुई है। ये क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या उसके दर्द का, क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी दर्द का। ये देख करके ऐसा लगा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। हमने ये कहा कि ये एक बच्ची का सवाल नहीं है, एक लेडी डॉक्टर और एक हॉस्पिटल में रेप और मर्डर का मामला नहीं है। ये एक ऐसा असॉल्ट है जो नेशन पर असॉल्ट है। तो उसके लिए हमने एक लेटर लिखा कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। और थैंकफुली कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया। आज उसकी सुनवाई थी। आज का जो दिन है, मैं कहूँगा ये बात कि आज जो डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज बड़ी माइन्यूट, सर, यहाँ पे बड़ी थोड़ा सा मैं सीरियसली। इंटरफेयर करूंगा। आपने कहा डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर्स के लिए नहीं, शायद उस हर एक महिला के लिए जो किसी भी फील्ड में अपने घर से दूर रह रही है, गरीबी में पड़ रही है, और उन सबकी एक जीत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है अपने हस्तक्षेप किया। बिल्कुल, देखिए, वो मैं आपको डॉक्टर्स की बात इसलिए कहूंगा कि वो एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक उसने हम लोगों को एक सबक सिखा दिया कि एक हमें एक काम देके वो चली गई इस दुनिया से, कि वो ये बताया उसने कि हमें अब करना क्या है, ऐसे दरिंदों से कैसे हमें बचना है, ऐसे मामलों से कैसे बचना है। हमें सेफ्टी की बात कौन करेगा, हमारे लिए कौन, हमारे प्रोटेक्शन की बात कौन करेगा, हमारी सुरक्षा की बात कौन करेगा। तो ऐसे इस तरीके का जो आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई देखी और एक कार्रवाई देखी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एक जो उन्होंने, उनका जो कंसर्न था, उनका जो सीरियसनेस था इस मैटर में, बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को देखा और ये कहा, ये उनका जो कंसर्न था ये था कि एफआईआर कब हो। उनका कंसर्न था कि पीएम आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आया, ऑटोप्सी का मामला पूछा उन्होंने एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा और देख करके जब समझा तो उनको लगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंडक्ट सही नहीं था, इसमें कोलकाता पुलिस का कंडक्ट सही नहीं था। तो ऐसे मामले को लेकर के एक फटकार लगाया कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटे 36 घंटे काम कर रहे हैं हमारे लिए एक भगवान के रूप, और हम उनकी सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स गठित किया, जिसमें टॉप के जितने भी डॉक्टर्स हैं इंडिया के 10 डॉक्टरों की उन्होंने एक टीम बनाई। उसमें एक टीम बना करके उसने गाइडलाइंस जो अभी तक के जितने भी लॉ हैं, कानून बनाए गए हैं, उसको ले करके और अभी तक का मौजूदा हालात में क्या दिक्कतें आती हैं, जो हॉस्पिटल्स में आती हैं, डॉक्टर्स के साथ आती हैं, नर्स के साथ आती हैं, जो इंटर्न्स हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, कितनी फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, कितनी चीज़ों की वहाँ दिक्कतें आती हैं,
उन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए एक उन्होंने कमेटी गठित की है। कमेटी वालों से ये कहा है कि आप इसकी गाइडलाइन बनाइए और एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। जी सर, इसमें आपने कुछ बातें शामिल करी। सबसे पहले तो हम डेट्स की बात करें तो आपने बताया कि 16 तारीख को आपने वो लेटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लिखा था कि इसमें आप सुनवाई करिए, और 16 के बाद 17-18 यानी कि शनिवार और इतवार का दिन आता है। उसके बाद एक रक्षाबंधन की छुट्टी आती है देश में, और जैसे ही कोर्ट खुला, वर्किंग स्टार्ट हुई कोर्ट की, तुरंत कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया। तो उससे समझ में आता है कि कोर्ट जो है वो काफ़ी सीरियस है, और जो हमारे CJI हैं वो काफ़ी सीरियस है इस मैटर को लेके। लेकिन सर, हर बार कोई ना कोई घटना होती है। 2012 में निर्भया हुई, प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद फिर बात आई गई होगी। 2012 से आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, 12 साल का अंतर। इस बीच में कितने रेप केस हुए? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पहला किसी डॉक्टर के साथ हुआ। बीच में कितने डॉक्टर्स के साथ केस हुए होंगे, वो ये केस ज़्यादा हाईलाइट हो गया। क्या हम कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग जो है अपना प्रोटेस्ट करते हैं, उसी के बाद मामले हरकत में आता है, और मैटर्स में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? और ना सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में, तो कहूँगा कि हमारी जिला अदालतें भी हैं, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट्स भी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। जरूरी नहीं कि हर बार सर्वोच्च न्यायालय ये पहल करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कभी कभार बहुत देर हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ करने में। और आपने खुद बताया कि आपने जब लेटर लिखा तब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कार्रवाई करी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि CBI इंक्वायरी तभी होनी चाहिए जब आप कोई जन आंदोलन करेंगे, जब आप कोई ऐसे मामलों को बहुत ज़्यादा उजागर करेंगे कोई मीडिया के थ्रू, या फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे, तभी कोई कानून में कोई इम्प्रूवमेंट होगा, कानून में कोई अमेंडमेंट होगा, या फिर कोई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन के मूड में आएगी, सरकार एक्शन के मूड में आएगी, CBI जो है उसकी इंक्वायरी करने लगेगी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये आए दिन अगर आप देखेंगे, रेप और मर्डर कोई नई चीज़ नहीं है। हर दिन कहीं ना कहीं, हर सेकंड और हर मिनट ये ऐसे वारदात हो रहे हैं, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। देखिए, ये एक मामला जरूर हो सकता है कि निर्भया के केस में आपने देखा होगा कि जब कोई ब्रूटल कोई ऐसी चीज़ होती है, जब कोई लिमिट क्रॉस करता है, तब कोई मामला सामने आता है, तब कानून बनने और बनाने की बात आती है। तब ऐसा लगता है कि अब जनता भी समझती है इस बात को कि लेकर के कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, या कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तमाम बातें सामने आती हैं। लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अथॉरिटी कह लीजिए, कोर्ट कह लीजिए, सरकारें कह लीजिए, सब लोग जो है अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के एक चर्चा और डिस्कस शुरू हो जाता है। निर्भया के केस में आपने देखा तो निर्भया के केस में भी वही चीज़ हुई, कमेटी बनी, फिर इसके बाद JS वर्मा जी की भी कमेटी आई, उसमें भी अमेंडमेंट हुए। आज फिर उसी तरीके के मामले फिर दोबारा एक आया है कि एक डॉक्टर का रेप होना, हॉस्पिटल में रेप होना, सर्विस के दौरान रेप होना, ब्रूटल रेप होना, ये एक थोड़ा सा क्या झकझोरने वाली बात थी। ऐसे मामले और भी हो रहे हैं, और भी चीजें हैं जहां दब जाती हैं, वहां पता नहीं चलता है, सरकार चीजों को दबा देती है, या पुलिस वाले उसको चीज को उजागर नहीं होने देते हैं, या फिर वहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जो नुमाइंदे वहाँ के लोग हैं, या फिर जो क्रिमिनल्स हैं वो इतने एक्टिव हैं, इतने ज़्यादा उनको पता है कि क्राइम करके निकलना कैसे है, बचना कैसे है, उनको पता है, कैसे वो उसको कंट्रोल कैसे करना उनको भी पता है। उनका जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि देखिए, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि कोई भी क्राइम क्रिमिनल बड़ी आसानी से कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला होता है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला होता है, उसको पता है, उसके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके पास सोर्सेज इसलिए होते हैं कि वो वेल नोन होते हैं, वो गवर्नमेंट के, उस सरकार के उन वैसे नुमाइंदे होते हैं जो उनको बचा के बाहर निकाल लेते हैं। अगर वो फंस भी जाते हैं तो भी कोर्ट का तरीका उनको पता है, उनको प्रैक्टिस पता है कि कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे ऑफेंस करके, क्राइम करके कैसे बाहर निकलना है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनको ये क्राइम क्यों कमिट करते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो सोचने की ज़रूरत है हमें। बात बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कोई ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे लोग हैं या जिनके रेप हो रहे हैं, रेप तो वो भी है, बिल्कुल वो भी उसी डिफिनेशन में आता है, लेकिन उनके लिए उतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देश ही सही, लेकिन जब कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पे देखिए अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मॉनिटर करने के लिए बात कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 तारीख की डेट लगाते हैं, CBI को बोला कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बना दिया जिसमें कहा कि आप गाइडलाइंस बनाइए, आप जो है आप हमें रिकमेंड करिए
उनकी जो रिकमेंडेशंस होगी वो हम देखेंगे। इसके बाद वो सिर्फ कोलकाता के लिए नहीं होगा, वो एंटायर कंट्री के लिए होगा, इंडिया के लिए होगा, पूरे हिंदुस्तानी जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन सब के लिए होगा कि विमेन सेफ्टी कैसे होगी, उनको कैसे आप प्रोटेक्शन देंगे। स्पेशली डॉक्टर्स की जो बात आई कि डॉक्टर्स भाई हॉस्पिटल में हुआ, आज डॉक्टर सारे रोड पे हैं, सड़कों पे आ गए, और भी तमाम लोग जो हैं अलग अलग फील्ड के लोग हैं रोड पे सड़क पे हैं। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें सुरक्षित कीजिए। सरकार से कहते हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। आज मेरा बेटा और बेटी, और किसी का बेटा और बेटी अगर घर से बाहर निकल रही है, वो शाम को वापस नहीं आ रही है, तो इसकी सिक्योरिटी किसके पास है? इंश्योर कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार अगर फेल होती है तो कहाँ जाना होगा? कोर्ट में जाना होगा। आज हम कोर्ट में गुहार हमने लगाया तो कोर्ट नहीं तो आज एक गाइडलाइंस फ्रेम कर रही है। तो हमें ये भी समझना है कि आज तमाम जो मामले ऐसे हैं वो सिर्फ एक मामले किसी न किसी वजह से एक कोई अमेंडमेंट हो रहा होता है, कोई ना कोई लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, कोई एक स्ट्रिक्टनेस तभी आती है जब कोई मामला ऐसा दिखने लगता है कि जब लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो इस मामले में ऐसा लगा कि लिमिट क्रॉस हो गया, फिर से वो लोग सब सड़कों पे आने से ऐसा लगा कोर्ट को या लोगों को या हम लोगों को भी लगा कि नहीं अब तो हद हो गई है। तो कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक तरीके से फैसला आज एक लिया है और एक 22 तारीख की डेट लगाई है जिसमें सीबीआई को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। वो उन लोगों को आपको पकड़ना है जो रेप किया है, जिसने गैंग रेप किया है, मर्डर किया है, उनको आपको अरेस्ट करना है, उन पे आपको एक्शन लेना है। उन लोगों पे एक्शन लेना है जो लोग उस अपराधी को बचाने में लगे हैं। उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को नहीं छोड़ना है कि जो एविडेंस को, जो वहां क्राइम सीन था उसको टेम्पर करने में लगे हैं, उनको नहीं छोड़ना है। उन लोगों की जिम्मेदारी थी, जो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई रेप और मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है, तो उसकी जानकारी, सही जानकारी उनके परिवार को देना और परिवार को देने से पहले कंप्लेंट खुद करना, क्योंकि जिम्मेदारी जरूरी नहीं है। आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी कि कंप्लेनेंट जरूरी थोड़ी है कि उसकी फैमिली का कोई, उसका फादर और उसके फैमिली का कोई आदमी हो सकता है। बिल्कुल आप भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रीमाइसेस में आपकी ड्यूटी है, आप उसके गार्जियन है। जी, जब आप गार्जियन है तो आपकी ड्यूटी है कि कंप्लेंट करना, उसकी इंक्वायरी इमीडिएट करना और उसको अरेस्ट करना और प्रॉपरली उस जगह को सील करके और उसको पुलिस के हाथ में देना, उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना, यही काम था। जी सर, अभी आपने 2-3 बातें कही और इसमें 2-3 बातें आई। एक इसमें आई कि कपिल सिब्बल जी जो कि पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे मैटर में, सीजीआई ने उनको फटकार लगाते हुए सवाल नंबर 1 किया कि सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उनकी मिस्टेक उन्होंने निकाली कि सबसे पहले तो एफआईआर में देरी करी गई, पेरेंट्स को बहुत देर तक रोका गया उस डेड बॉडी के पास जाने तक, और एक सवाल ये था कि जो वो मेडिकल कॉलेज था उसके जो प्रिंसिपल थे उनको हटाया गया और 24 घंटे से भी पहले उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ पे सरकार पे बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन सीजीआई ने उठाया। और कौन कौन से पहलू थे और इन पहलू पे आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो उसकी, आप कह लीजिए निकम्मापन कह लीजिए, लगातार आप कह लीजिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जैसा बनता जा रहा है, वही सेम हालत होती जा रही है। तो अब उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बहुत सीरियस था कोर्ट का ये मानना था, कोर्ट को ये इस बात की समझ थी, कोर्ट ने अपना होमवर्क करके अब सारी बातें उन्होंने अब सामने रखी। पश्चिम बंगाल के लॉयर से पूछा गया कि एफआईआर कब हुई, पश्चिम बंगाल के लॉयर से पूछा गया कि इसका पोस्टमार्टम कब हुआ। टाइमिंग को बहुत ज्यादा गौर किया कि टाइमिंग क्या था उसका, एफआईआर की टाइमिंग और पोस्टमार्टम की टाइमिंग जो है उसमें 2-2.5-3 घंटे का फर्क था। तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम क्यों लग गया। तो जब उनके सवाल का जवाब देना पड़ा उनको, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड बिठाई गई या उनको दे आर शॉक्ड, वो शॉक थे, सारे लोग थे, तो उनको समझ में नहीं आया। तो कोई बहुत तरीके का कोई जवाब उनके पास नहीं था कि वो कोर्ट को समझा पाए।
क्योंकि उनको पता था कि उस समय कि ऐसे इंसिडेंट में कैसे लीपापोती करनी है, क्योंकि सरकार का नाम आ रहा है, सरकार का नाम खराब होगा, एक बच्ची का एक मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो मामले को कहीं ऐसा ना हो कि वो तूल पकड़ने लगे, कहीं वो मीडिया हाइप ना हो जाए, लोगों को जानकारी ना हो जाए, इसको कैसे किसी तरीके से दबा देना है, इसको किसी तरीके से मामले को बाहर तक नहीं लेके जाना है, ऐसा भी हो सकता है। अब क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा मामला हुआ तो उनके उनके रहते कैसे हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेगा वहाँ का प्रशासन, जिम्मेदारी लेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिम्मेदारी लेगा वहाँ के लोग, वहाँ के जिनकी जिम्मेदारी उनकी है कि कैसे सुचारू रूप से एक हॉस्पिटल को चलाना है और कैसे उसको सुरक्षित रखना है, एक डॉक्टर को, एक इंटर्न्स को, वहाँ के स्टाफ को। तो ये सवाल तो उठता ही उठना था, तो सवाल उठना था, तो उसको सवाल ऐसे उठने की नौबत ना है, इसलिए उस सब चीजों को दबाने की बारी आ गई। तो आपका जो सवाल था वो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका। वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के लॉयर से पूछा, तो जवाब नहीं देने से तो फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ बंगाल का जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं रहा। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि जो कोलकाता पुलिस का जो कंडक्ट है वो सही नहीं है। ये जानते हुए कि एक कोई क्राइम हो गया, ये जानते हुए कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद भी कुछ ही टाइम बाद कह सकते हैं, अगले दिन या कह सकते हैं कि 7,000 लोग वहां जाकर के वहाँ का क्राइम सीन पे जाकर के वहाँ तोड़ फोड़ करना और एविडेंस को वहाँ पे छिपाना और इस चीज को दबाने की बात की। क्या इसकी जानकारी आपको नहीं थी? और जानकारी क्यों नहीं थी? आपको इस बात की तो जानकारी थी कि एक रेप और मर्डर हुआ। जब एक रेप और मर्डर हुआ है और हॉस्पिटल में हुआ तो छोटी बात तो नहीं है ना। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे एरिया को सील करना, वहां पे पुलिस प्रबंध को पूरी तरीके से चाक चौबंद करना पुलिस का काम था, तो गवर्नमेंट का काम था। लेकिन फिर भी लोग अंदर घुस गए, तो जानकारी तो होगी आपको। तो जानकारी थी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, तो कंडक्ट आपका तो ठीक नहीं रहा। इसी कंडक्ट ठीक नहीं होने की वजह से कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआईएसएफ को बोला कि अब उनको डिप्यूट कर दिया कि अब सारी जिम्मेदारी प्रोटेक्शन की, उनकी सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दे दी कि आज से वो वहाँ पे छावनी लगाएंगे, वहाँ के रेजिडेंट्स, वहाँ डॉक्टर्स, नर्स, जो भी लोग हैं वहाँ पे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की। तो इनका कंडक्ट नहीं ठीक था, तो इस वजह से करना पड़ा। तो मतलब ये तो साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार थी, वहाँ की पुलिस थी, उनकी कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही हैं। ये आज कोर्ट ने साफ कर दिया। सर 2012 में निर्भया हुआ, निर्भया के बाद भी कमिटीज बनी, सीबीआई की जांच हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार कुछ वकील आए और उन्होंने इस केस को घसीटा और फिर वो लग गया 7 साल का समय निर्भया को भी न्याय मिलने में। अब ये 8-9 अगस्त को हुआ है। आपने 16 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा, उसके बाद आज 20 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो है हस्तक्षेप किया और अब 22 तारीख की अगली डेट है। क्या माना जाए कि अभी मामला गर्म है, लगातार लोग रोड पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स, अभी थोड़ा तूल पकड़ रहा है, लेकिन इस बच्ची को भी न्याय मिलने के लिए समय लग जाएगा। कि आपको लगता है कि इस बार जो एक न्याय होगा वो जल्दी होगा और वो प्रेसिडेंट सेट करेगा हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कि ये देश अब बदल चुका है और रेप के मामले और ब्रूटल रेप के मामले को जिस तरीके से उसके साथ करा गया बच्ची के साथ, ऐसे मामलों में अब थोड़ी सी फास्ट ट्रैक मामला होंगे। बिल्कुल। देखिए स्पीडी ट्रायल की बात, अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके बाद ट्रायल होगा। जो लोग पकड़े गए और जो लोग पकड़े जाएंगे, देखिए उनका भी एक अपना फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट को तो आप कर्टेल कर नहीं सकते। वो भी अपना डिफेंस लेंगे। जिनको आप अरेस्ट करते हैं उनका वो कोर्ट में जाकर के अपनी बात क्या रखते हैं। एक ट्रायल का प्रोसीजर होता है, वो ट्रायल कंडक्ट करना है। तो एक देखिए निर्भया के केस में 7 साल लग गया, उसको अगर आप स्पीडी ट्रायल बोलते हैं तो 7 साल आपका आप ड्यूरेशन लेके चलिए। तो क्या 7 साल का ड्यूरेशन की एक इंसिडेंट, एक एफआईआर के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मोहर लगने तक 7 साल का समय लगा?
तो आप ये पहले के जितने भी इंसिडेंट अगर आपने देखा होगा, पहले के जितने आपने ट्रायल देखा होगा, उसके हिसाब से तो 7 साल का जो के बाद का जो एक फाइनल जो एक मोहर लगी सुप्रीम कोर्ट की, इसके बाद दूसरी कोई कोर्ट नहीं है, आखिरी कोर्ट की मोहर लगी, वो 7 साल के का एक ड्यूरेशन, एक ट्रायल का सफरनामा मिला आपको एक मैटर में। बिल्कुल सही बात है कि क्या आप दूसरे केसेस में और भी तमाम ऐसे केसेस हैं, क्या वो 7 साल के अंदर होने वाले हैं? अभी जो नया कानून आया है, देखिए उस कानून में भी बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। उसमें भी ऐसे मैटर्स को कैसे स्पीडी ट्रायल करना है, उसकी भी बात रखी गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ट्रायल इन्वेस्टिगेशन का टाइम कितना लगता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद ही आपका ट्रायल स्टार्ट होगा। तो अब देखना ये होगा कि कितनी मुस्तैदी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट मांगी है 22 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि आप 1 महीने के बाद आइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त को आप रिपोर्ट लेके आइए। रिपोर्ट लेने आना मतलब हुआ कि आप इन्वेस्टिगेशन फास्ट करिए। और प्रोग्रेस रिपोर्ट दोनों से मांगी है, सीबीआई से भी और कोलकाता पुलिस से। बिल्कुल, प्रोग्रेस रिपोर्ट दोनों से मांगी है। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। तो मॉनिटर करने का मतलब हुआ कि आप एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसमें ये आपको मिलेगा कि ऐसे मामले जो ब्रूटल केस हैं, जो बहुत ही जघन्य अपराध हैं, जो घिनौने अपराध हैं, ऐसे केसेस को आप जल्दी इसको निपटारा करिए, इन्वेस्टिगेशन फास्ट करिए। वो कोर्ट के माध्यम से सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपसे स्टेट की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, मतलब उस बच्ची की तरफ से आप पक्ष रख रहे थे, और आपकी जो अपोजिशन पार्टी थी उनको आज काफ़ी सारी, आप कह दीजिए कि जो है फटकार पड़ी, और शायद वो अपनी ही बातों को पूरा नहीं कर पा रहे। जो बोल रहे थे उसके बाद कोर्ट तुरंत कुछ बोल रहा था, जो कोर्ट ने कमेंट्स किए उसके भी जवाब उस पक्ष के पास नहीं थे। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस केस में ऐसी कुछ दम है कि वो पक्ष जो है अपनी कुछ ऐसी बातों को सामने रख सकता है कि जो है कि अपना बचाव कर सकता है? देखिए, बिल्कुल बचाव करने की बात अगर सामने आ रही है, क्यों नहीं आ रही कि एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर वो खुद धरने और प्रदर्शन के लिए और सड़कों पे उतरना पड़ा उनको, वो किससे गुहार लगा रही थी? सोचने की बात है। हर कोई ऐसी बात, एक ही सवाल उसके जेहन में आ रहा है कि आप सड़कों पे क्यों उतर रही हैं? आप किससे डिमांड कर रही हैं? आपके पास पुलिस है, आपके पास सरकार है, जो लोग कल्प्रिट हैं, जो लोग भी इस मामले को लेकर के, इस मामले में जिम्मेदार लोग हैं, उन पे आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। कार्रवाई के बजाय आपने उस प्रिंसिपल को आपने कहीं और शिफ्ट कर दिया, उस प्रिंसिपल को कहीं और अपॉइंटमेंट कर दिया आपने, ये भी मामला सामने आया। कार्रवाई करने के बजाय कि आपने आपको ये कहना था कि वो कि अननेचुरल डेथ था, लेकिन आपने कह दिया कि वो नेचुरल डेथ था, वो आत्महत्या थी, आत्महत्या उसने किया है। उसके परिवार को बताया जा रहा है। परिवार पे क्या बीत रहा है? परिवार को किस बात का डर है? परिवार को इस बात का भी डर है कि वो वहीं के लोकल है, वहीं की सरकार जो सपोर्ट नहीं कर रही है। तमाम तरीके की बातें सामने आने लगी कि वो बार बार अपने बयान बदल रही है, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, एविडेंस जो है वो टेम्पर किए जा रहे हैं। ये जो अभी आपको देखने को मिला है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे तो यही क्लियर कट, यही बड़ा क्लियर कट केस है इसमें कि सरकार को उन लोगों को, कौन से लोग हैं उनको जो उनको बचाने में लगी, क्या ऐसा कौन से लोग हैं जिनको कि आप बचा करके उनके सारे सबूतों को आप नष्ट करना चाहते हैं? क्या ऐसा काम आप एक बीइंग ए लेडी, एक आप भी महिला है और महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं आप। महिलाओं के लिए आपको देख करके हम लोगों को एक गर्व भी फील होता है, हम फक्र भी करते हैं कि चलिए एक महिला कैसे एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर बन करके अपना काम कर रही है। ऐसे और लोगों को आप उसके लिए एक मिसाल बन सकते हैं। लेकिन आज कितने दुख की बात है, कितना पीड़ा हो रहा है हमें ये बात कहने में कि एक महिला होने के नाते भी कि एक कोई इंसिडेंट हुआ तो उस पे उसकी जिम्मेदारी लेना। आप जिम्मेदारी से क्यों बच रही थी? आप जिम्मेदारी आपको लेने में क्या दिक्कत थी? आपको अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो आपको उस हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पे चीज़ों को देखनी चाहिए थी। वहाँ आप खुद जाके खड़ी हो जाती हैं, आप वहाँ खुद जाके उस परिवार के बीच में उस परिवार को जाके ढाढ़स बढ़ाती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपके साथ हम न्याय करेंगे।
जो लोग होंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जेल की सलाखों में भेजेंगे। वैसे पश्चिम बंगाल में घटना कुछ नई भी नहीं है। आप अगर चुनावों का समय देखें तो वहाँ पर लगातार रेप की खबरें आती हैं, माइनॉरिटी के साथ क्राइम की खबरें आती हैं। उसके बाद आप नॉर्मली देखिए, जो कोलकाता तो ठीक है काफ़ी सेंट्रल पार्ट होगा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला इलाका है, बांग्लादेश से जो सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, वहाँ पर लगातार ऐसी खबरें आती रहती है। तब मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बयान नहीं आता, लेकिन अब जब प्रेशर बढ़ता है, पहले बयान आता है और फिर उसके बाद किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश यही नहीं समझ पाता। आज कोर्ट ने भी बात कोर्ट करी कि प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है। आप स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, आप गृह मंत्री खुद हैं, आप मुख्यमंत्री खुद हैं, लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो कुल मिला के शायद ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। आप वकील भी हैं तो शायद इस पर आप थोड़ा वो डालिए कि राजनीति ऐसे मुद्दों पर बंद होनी चाहिए हमारे देश में। बिल्कुल, देखिए मैं तो समझता हूँ कि बिना पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के, बिना बिना पुलिस प्रोटेक्शन के कोई क्रिमिनल क्राइम नहीं कर सकता। और अगर कर भी दिया तो उसको पकड़ने में बहुत, मुझे लगता है कि 24 घंटे में उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। इतना टेक्निक्स एक पुलिस के पास और गवर्नमेंट के पास होती है कि 2 मिनट लगता है कि किसी को अरेस्ट करने में। आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास सारे वो पैरामीटर्स हैं, सारे आपके पास वो सब सारी चीज़ें, वो सारी एजेंसी आपके पास है। आपको किसी को अरेस्ट करने में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तनिक भी देर नहीं लगनी चाहिए। आप क्योंकि सरकार चला रही है, आपको पता होना चाहिए कि आप कि लोग अब सोशल मीडिया को यूज करने लगे हैं। लोग अब बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं। लोग अब भूल जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ पे क्या उसका अब लोकेशन, आप सर्विलांस पे किसी को लगा दिए 2 मिनट में आप ट्रेस कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ पे है, आप कहाँ पे इस समय क्या बात कर रहे हैं, आज हम कहाँ बैठे हैं, 2 मिनट में अगर लोकेशन जानना चाहे सरकार तो 2 मिनट पता चल जाती है। तो ये तो बहानेबाजी करने से थोड़ी होगा। ये तो जब आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपको ईमानदारी के साथ अगर गवर्नमेंट चलाना है, सरकार चलानी है, और वाकई में अगर किसी को प्रोटेक्शन देना है, किसी को सुरक्षित रखना है, देखिए हमारी तो जिम्मेदारी है कि हमने एक वोटर के नाते, मैं एक मतदाता हूँ, मुझे सरकार चुनना है, तो सरकार हमने चुना, तो सरकार चुनने के बाद तो आप सरकारी जितनी व्यवस्थाएं हैं हमें सुरक्षित करने से लेकर के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा। और फंडामेंटल राइट अगर है तो इसको देने वाले लोग कौन है? सरकार है। क्योंकि सरकार की हम तो सरकार की कस्टडी में है ना। सरकार हमें जो कहती है वो हम रूल फॉलो करते हैं। कोई कानून बनाती है तो उस कानून को फॉलो करते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम जितने भी सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया जितने भी लोग हैं, हम कानून के तहत ही चलते हैं। हम संविधान के तहत चलते हैं। संवैधानिक तरीके से जो हमें पावर मिली है वो हमारा अधिकार है। कानूनी तरीके से जो आपको पावर दी गई है कि हमें सुरक्षित करिए, हमें रहने से लेकर के, खाने से लेकर के, शिक्षा प्राप्त करने से लेकर के हर चीज की जिम्मेदारी आपको देना है। अगर आप इसमें कोताही बरतेंगे, अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो देखिए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्टें हैं, न्यायपालिका बनाई क्यों गई है। आप समझिए कि आज की डेट में लोगों को ये पता है कि रेप करने के बाद उम्र कैद की सजा है, फांसी की सजा है। मर्डर करने के बाद उम्र कैद की सजा है, फांसी की सजा है, फिर भी लोग क्राइम कर रहे हैं। वो लोग कौन लोग हैं? किसके सह पे करते हैं? किसके कहने पे करते हैं? उनको कौन बढ़ावा देता है? उनका मेंटल स्टेटस कैसा है? उनकी मानसिक स्थिति किस तरीके की रहती है? वो क्रिमिनल माइंड के लोग कैसे, कहां पे रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने देखा होगा कि रेप एंड मर्डर के केस में जिसको अरेस्ट किया गया है, संजय रॉय को, आप क्या उसका बैकग्राउंड जानते हैं? लोगों को पता है? कब पता चला? जब वो अरेस्ट हुआ, जब उसने एक बहुत बड़ा कोई वारदात किया तब पता चला। छोटे छोटे जो उसके वारदात थे उसको क्यों आपने दरकिनार क्यों छोड़ दिया? सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको चेक करने की? सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे आदमी को, जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है या उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे होनी चाहिए? आपको आपका काम था, आपने नहीं किया, आपने इग्नोर किया, आपने ऐसे आदमी को डिप्यूट किया उस हॉस्पिटल में जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, जिसका एक आपराधिक
माइंडसेट का आदमी था, वो गलत चीजों में इन्वॉल्व रहता था, उसको आपने मौका दिया और ऐसी जिम्मेदारी दी, सरकार ने जिम्मेदारी दी, वहाँ का जो प्रशासन है वहाँ उन लोगों ने जिम्मेदारी दी, वहाँ की अथॉरिटी, उसका फ्रीक्वेंट वहाँ उस हॉस्पिटल में जाना रहना करना, वो 24 घंटे वहाँ होता था। किसने डिप्यूट किया, किसकी जिम्मेदारी थी? आपने रख दिया, आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या जिसको आपने रखा है क्या वो कॉम्पिटेंट है वहाँ के लिए? नहीं है। तो आज जो वारदात हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेनी पड़ेगी। यही तो हमें समझना है कि इस पूरे होल स्टोरी को अगर आप देखना चाहेंगे अगर आज जी, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई मामला, कोई वारदात, कोई भी घटना घटती कैसे है और इसको चेक बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी है। एक किसी को चेक करने का और किसी एक व्यक्ति पे अगर किसी की जिम्मेदारी अगर आप रखनी है, देनी है, तो किसकी है? एक परिवार की है। और ये उससे बड़ा परिवार आपका सरकार है, उससे बड़ा परिवार कोई सरकार है। और एक खुद का परिवार है। अगर खुद का परिवार जब तक उन चीजों को देखता है तो मुझे लगता है कोई परिवार ये कहेगा कि आप गलत काम करो, कोई परिवार थोड़ी कहेगा कि आप क्राइम करो, कोई परिवार थोड़ी कहेगा कि मर्डर करो और रेप करो, नहीं करेगा। लेकिन जब आप सामाजिक व्यवस्था में जाते हैं, जब आप कोई जिम्मेदारी लेते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप किसी चीज में किसी संस्था में जाते हैं, किसी अथॉरिटी में जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन इंश्योर करेगा? चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? वेरीफाई कौन करेगा? ये सारी जिम्मेदारी लेना होता है सरकार को। आज सरकार बैकफुट पे है। बैकफुट पे इसलिए फटकार क्यों लगाई जा रही है? फटकार तो इसीलिए लगाई जा रही है कि सारी जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उसको बखूबी निभाया नहीं। आज ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लोग सड़कों पे आ गए। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।